हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से चलते हैं एक बार सेल ऑर्गेनेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स में आज चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लोग कॉमनली जानते हैं कि इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, बट बहुत सारे नाम हैं इसके और उसमें आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इसका सारा नाम ही लिख दी हूँ। लाइसोसोम कॉमन नेम जो आप लोग सब जानते हैं। इसके बाद आ जाइए डाइजेस्टिव बैग्स और गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम और सुसाइड बैग्स और डिमोलिशन स्क्वाड्स और स्केवेंजर्स और सेलुलर हाउस कीपर्स। इतने नामों से लाइसोसोम को जाना जाता है। इसको देखिएगा आप आराम से। उसके बाद चलते हैं हम लोग डिस्कवरी में थोड़ा सा। डिस्कवरी इसकी हुई थी 1955 में। क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था। ड्यूब या डूबे दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये डिस्कवरी है इसकी और ये नाम है इसका। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि ये कहाँ पाया जाता है, कैसे सेल्स में पाया जाता है। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अब प्लांट सेल में इसके बदले क्या कौन सा ऑर्गेनेल्स काम करता है? प्लांट सेल में वैक्यूल्स काम करते हैं इसके बदले में। सेम डाइजेस्टिव बैग का काम एनिमल सेल में लाइसोसोम करते हैं एंड प्लांट सेल में वैक्यूल्स करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लें। लाइसोसोम इसको याद रखिएगा। क्या कहता है? लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल, जो मैं अभी बतलाई आप लोग को, नॉट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अब प्लांट सेल में इसका फंक्शन कौन करता है? प्लांट सेल्स कंटेन वैक्यूल्स दैट परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू लाइसोसोम। ये वैक्यूल्स जो होते हैं बिल्कुल लाइसोसोम के जैसा ही सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और भी आगे क्लासेस में जाइएगा तो और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। जैसे एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं। तो सेल वॉल भी इसका इतना स्ट्रांग होता है कि इन्वेडर्स को बहुत ज्यादा रोकने का काम करता है। बट एनिमल सेल में मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए इनको लाइसोसोम की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये हो गया इसका लोकेशन कहाँ पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ही लाइसोसोम है ना। तो एनिमल सेल में किस तरह से कहाँ पे इसका सेल के अंदर लोकेशन होता है। पहले मैं थोड़ा सा लिख लूं, फिर उसके बाद बताती हूँ।
अब देखिए क्या कह रहा है आपको, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट बट कंसंट्रेटेड नियर द न्यूक्लियस। ये एनिमल सेल में पाया जाता है, क्लियर हो गया। लेकिन यहां कहता है कि एनिमल सेल में भी कहां, यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स में। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, स्कैटर्ड थ्रू आउट, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, फैले होते हैं, लेकिन बट कंसंट्रेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक थोड़ा सघन होता है, थोड़ी इसकी आबादी डेंस होती है, यानी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और थोड़ा डीप इसमें देख लें कि, या मैं इसमें एक लाइन जोड़ ही देती हूं, और या हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि lysosomes are freely floating in cytosol। ऊपर मैंने लिखा कि साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, बट न्यूक्लियस के नजदीक थोड़े डेंस होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, थोड़े घने होते हैं। या फिर अगर साइटोसोल का सवाल हो जाता है पैदा, या आपके चॉइस में साइटोसोल देता है, तो साइटोसोल, आप लोग साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर याद कीजिए, कॉर्टेक्स, एक्सटर्नल लेयर, वो कैसा होता है, सघन, कॉम्पैक्ट, ग्लासी, वो घना होता है, गाढ़ा होता है, डेंस और ग्लासी, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उसमें फ्लॉट नहीं कर सकते। और इनर पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का, दैट इज साइटोसोल। तो ये थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का होता है, तो इसमें फ्रीली फ्लॉट करते रहते हैं। तो अगर साइटोसोल में पूछता है तब तो हम लोग सीधा लिखेंगे फ्रीली फ्लोटिंग, बट साइटोप्लाज्म में पूछता है तो ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल भी साइटोप्लाज्म में ही आ गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर याद कीजिए, आउटर मोस्ट लेयर थोड़ा गाढ़ा, घना और ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें तो फ्लॉट नहीं कर सकते। इसलिए साइटोप्लाज्म जब लिखेंगे हम तो फ्लोटिंग नहीं लिख सकते, लेकिन सिर्फ साइटोसोल का सवाल पैदा होता है तो फ्रीली फ्लोटिंग हम लोग लिख सकते हैं। और दोनों हालात में साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोथ आर सेम, बट ये थोड़ा इनर मोस्ट लेयर है साइटोप्लाज्म का और आउटर मोस्ट लेयर घना होता है, लेकिन न्यूक्लियस के पास ज्यादा होते हैं लाइसोसोम्स। अब इसके बाद ये लाइसोसोम जो है, ये कैसा ऑर्गेनेल्स है, डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, मूवेबल, गतिशील, ये गति करते रहता है, स्थायी स्थिर एक जगह नहीं रहता है, मूवेबल होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि इसको घूम घूम करके, है ना, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है ना, इसलिए सारे कचड़े को साफ करना होता है, तो ये मूवेबल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, शेप साइज, कैसा स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल्स, गोल, स्फेरिकल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ, डबल नहीं, सिंगल। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद कीजिए, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल है, और इसका शेप स्फेरिकल होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के ब्रैकेट में मैं डाल देती हूं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, single membrane wound spherical lysosome are very small single membrane wound spherical and dynamic organelles। यह है आपका लाइसोसोम, बहुत छोटा, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, गोल, स्फेरिकल और डायनेमिक, गतिशील, है ना। चूंकि इसको कचरा साफ करना है, झाड़ू लगाना है पूरे सेल के अंदर, इसलिए डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स मूवेबल, गतिशील। थोड़ा सा इसमें मैं और जोड़ दूं, lysosomes are made up of protein and lipids। ये किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड्स के। और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं इसके अंदर। इस तरह से थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा, इसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। छोटा सा स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल डायनेमिक ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। थोड़ा सा इसका साइज भी मैं मेंशन कर दूं, नीचे ही मेंशन कर देती हूं। लिपिड्स lysosomes are larger than transport vesicles and smaller than nucleus। अब इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कहता है कि लाइसोसोम कैसा होता है? वेरी स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल डायनेमिक ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनेल्स हो गया। चलिए, यानी बहुत छोटा सिंगल मेम्ब्रेन यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से घिरा हुआ, स्फेरिकल और मूवेबल। लाइसोसोम आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। लाइसोसोम्स आर लार्जर देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड स्मॉलर देन न्यूक्लियस। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका साइज कितना बड़ा होता है? तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स से छोटा होता है, ये सॉरी बड़ा होता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या है? न्यूक्लियस तो आप लोग के दिमाग में होगा। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या है? याद कीजिए, गोल्गी apparatus का फॉर्मेशन जब सिस्टर्नी का होता है तो सिस्टर्नी के दोनों किनारों से ही वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड ऑफ होकर के बाहर निकलते हैं वेसिकल्स या वैक्यूल्स के रूप में, जो आगे जाकर के लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेसिकल्स से ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स से बड़ा होता है, यानी गोल्गी apparatus से सिस्टर्नी से जो वेसिकल्स निकलते हैं और आगे जाकर के लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, तो इससे इसका साइज लाइसोसोम का बड़ा होता है। इसका मतलब कि कुछ और इसमें जुड़ता है या इसमें ग्रोथ होता है, तभी तो गोल्गी apparatus से जो निकलता है वेसिकल्स, वो आगे जाके जब लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज बड़ा होता है, लार्जर देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड स्मॉलर देन न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस से
छोटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? लार्जर देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड स्मॉलर देन न्यूक्लियस, इसको हम लोग समझेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ ये लाइसोसोम पढ़ेंगे लास्ट में, अभी आज ही, तब देखेंगे कि ये वेसिकल से फिर बड़ा कैसे हो जाता है। गोल्गी एपरेटस में सिस्टर्नी के से बर्ड ऑफ होकर के वैक्यूल्स या वेसिकल्स जो निकलते हैं वही तो जाकर के लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि लार्जर देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मैं लिखी हूँ एंड स्मॉलर देन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से तो साइज में छोटा है, बट ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यानी गोल्गी एपरेटस से बर्ड ऑफ होकर के वेसिकल्स या वैक्यूल्स जो निकले उससे ये बड़ा होता है लाइसोसोम। तो कैसे बड़ा हो जाता है, क्यों बड़ा हो जाता है, ये हम लोग देखेंगे अभी इसके फंक्शन के बाद, तुरंत बाद। चलिए, ये हो गया इसका शेप साइज। अब हम लोग चलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। चलिए, शेप साइज ठीक है, हो गया, प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना हुआ होता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव बैग इसको कहा जाता है, गार्बेज डिस्पोजल बैग कहा जाता है। क्यों? इसके अंदर क्या होता है भाई, आप लोग सबको पता होगा, वेल नोन है, लाइसोसोम्स कंटेन digestive enzymes or hydrolytic enzymes। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, उसमें क्या रहता है जिसके कारण इसको डाइजेस्टिव बैग, सुसाइड बैग, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। तो लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेशन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सारे सिस्टम अलग अलग हैं, आप लोग देख रहे हैं सेल के अंदर भी सारे सिस्टम अलग अलग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या किचन है उसका, फोटोसिंथेसिस होता है वहां। लाइसोसोम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। अब डाइजेशन के बाद उससे जो कचड़े निकलते हैं उसका डिस्पोजल भी ये करता है, इसलिए गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी है। तो ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है? लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें जैसे देख लीजिए एंजाइम्स सच एज प्रोटीजेज, ये प्रोटीजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियसेज, ये तीन एग्जाम्पल मैंने दिए। और भी बहुत तरह के इसमें एंजाइम्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होता है, ये इसको कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स कहते ही हैं ये लाइसोसोम के अंदर। तो इसमें जैसे प्रोटीजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियसेज, इस तरह से ये एंजाइम्स जो हैं, नाम आपको बता रहा होगा। प्रोटीजेज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और आयंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। इसको कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपका पूरा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये पूरा हो गया आपका लाइसोसोम का। अब चलिए, इसका फंक्शन क्या है? सिर्फ डाइजेशन ही फंक्शन है या और भी कुछ फंक्शन है,
उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोटीन को ब्रेक करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये लिपिड को फैटी एसिड में। 10th क्लास में पढ़ना है ऐसे, यहाँ तो उतना पढ़ना नहीं है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या आयंस में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या आयंस में कन्वर्ट करता है। आप लोग इतना ही याद रखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स काफी है। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसका फंक्शन। ये लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। पांचवा में इसका हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। छठा में हो जाएगा इसका सेलुलर होमियोस्टेसिस, और सातवां में हो जाएगा ये सारे फंक्शन हो गए आपके लाइसोसोम के। इंट्रासेलुलर डाइजेशन समझ लीजिए इसको, ये कौन कौन सा फंक्शन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर आप लोग समझते हैं। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर डाइजेशन का काम ये करता है। किसका डाइजेशन करता है? सेल के अंदर किसका डाइजेशन करता है? तो ये डाइजेशन करता है फॉरेन पार्टिकल्स का। जैसे बाहर से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, या अदर काउज ऑफ डिजीज, कैंसरस, कुछ भी उस तरह का फॉरेन पार्टिकल्स जो आ गए, उनको ये डाइजेस्ट कर जाता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स, है ना। चूंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। कोई भी इन्वेडर्स, आक्रामक बाहर से आते हैं, चाहे वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, और उन सब से प्रोटेक्शन देता है सेल को। तो ये हो गया आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके बाद आ जाइए, सेकंड फंक्शन है इसका गार्बेज डिस्पोजल। अब सेल के अंदर सारे कचड़े जो जमा हो जाते हैं, जितने भी इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो भी आते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। या सेल के अंदर का कुछ अपना ऑर्गेनेल भी अगर डेड हो गया है, तो उन सबको सेल से बाहर निकालने का काम भी, उन सबको साफ करने का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। इसलिए इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, कि जितने भी कचड़े होते हैं सेल के अंदर के, उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद है पार्टिसिपेट इन आउटोफैगी। आउटोफैगी क्या है? व्हाट इज आउटोफैगी? इसको समझिए। सेल्फ ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। और एक है एप्टोसिस, यह है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसके कारण इसको सुसाइड बैग कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यहाँ पे एक मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी कर दें तो बेटर रहेगा अदर फंक्शन से पहले, चूंकि डाइजेस्टिव है तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन अगर कर दें तो बेटर रहेगा, और तब हम लोग कर देते हैं अदर एक्टिविटीज, अदर फंक्शंस। अब देखिए, ये दोनों क्लियर है आपका। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी सेल के अंदर डाइजेस्ट कर जाता है जितने भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस, मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, और इसके बाद उनको सबको डिस्पोजल भी कर देता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या अदर फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो, सबको डिस्पोजल करने का काम, यानी सेल को क्लीन करने का काम भी करता है। थर्ड में है पार्टिसिपेट इन आउटोफैगी। व्हाट इज आउटोफैगी? सेल्फ ईटिंग, खुद खा जाना। अब ये खुद खा जाना क्या है? इसमें रिसाइकलिंग करता है। रिसाइकलिंग क्या है? जैसे सेल के अंदर आप मान लिया कि फास्टिंग पर हैं, अब फास्टिंग पे रहने के बाद आपको भूख लगती है। अब भूख लगती है तो एक फिक्स टाइम पे आपको भूख लगती है, उसके कुछ देर के बाद फिर आप थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो दैट इज आउटोफैगी, सेल्फ ईटिंग। ये लाइसोसोम क्या करता है? जब स्ट्रेस में या स्टार्विंग, भूखा, या तो भूखा रहता है या स्ट्रेस में रहता है, यानी खाना नहीं पहुंच पाता है सेल तक के, तो उस समय सेल के ही कुछ पार्ट्स को, ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट कर जाता है, और डाइजेस्ट करके और तब फिर से उसको रिसाइकिल करके और एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को सरवाइव करने में। दैट इज आउटोफैगी। इसको दिमाग में याद रखिएगा, सेल्फ ईटिंग। और ये कब होता है? जब सेल भूखा रहता है या स्ट्रेस में रहता है। आप फास्टिंग पर होते हैं, इसलिए आपको एक टाइम पे भूख लगती है, लेकिन फिर लाइसोसोम क्या करता है? आपके सेल के अंदर के सेल के ही कुछ मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके और फिर से सेल को रिसाइकिल करता है, सरवाइव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज सेल्फ ईटिंग या आउटोफैगी, ये भूखा रहने पे। और दूसरा सेम लगेगा आपको, पार्टिसिपेट इन एप्टोसिस। एप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेल को ही खा जाता है। तो यहां पे भी सेल को खाता है जब आप भूखे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन सेल के
कुछ पार्ट्स को खा करके और फिर से ये नया स्ट्रक्चर बना लेता है, रिसाइकिल करके, यानी सेल को रिसाइकिल कर देता है, फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहां सेल कंप्लीटली डेड नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल बिल्कुल मर जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको कहते हैं एप्टोसिस। तो इसमें लाइसोसोम क्या करता है, जब आपका सेल डैमेज हो जाता है और इस हद तक डैमेज हो जाता है बियॉन्ड रिपेयर, अब रिपेयर हो ही नहीं सकता, जैसे कैंसरस वगैरह हो गए या किसी भी तरह का अगर सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है ताकि आगे फिर ये डिजीज ना बढ़ने पाए। तो ये हो गया एप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और इसलिए इसको कहा गया है सुसाइड बैग। इस फंक्शन के कारण याद रखिएगा, चॉइस में दोनों टर्म आ सकते हैं। तो यह आउटोफैगी है, सेल्फ ईटिंग, खा करके खुद ही कुछ पार्ट्स को खा करके और फिर से रिसाइकिल करके नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे है कि जब सेल ये भूखा रहने पे, स्ट्रेस होने पे, और यहाँ है कि सेल डैमेज हो जाता है, बीमार हो जाता है, और ऐसा बीमार हो जाता है कि रिपेयर नहीं हो सकता, बियॉन्ड रिपेयरिंग, तब उस सिचुएशन में पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, एंड दैट इज एप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। And due to this function, lysosome is called suicide bag. अब आ जाइए फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। WBC में बहुत ज्यादा संख्या में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, WBC में बहुत ज्यादा लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और वहां भी ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया वायरस सबको निगलने का काम करता है, सबको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो दिस इज फैगोसाइटोसिस। इसके बाद सेलुलर होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है, सेल के अंदर का वातावरण मेंटेन करना, सेल के अंदर कितना पानी होना चाहिए, कितना सॉल्ट होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, उन सब को मेंटेन करने का काम होम्योस्टैसिस कहलाता है। तो सेलुलर होम्योस्टैसिस का फंक्शन भी लाइसोसोम के जिम्मे में है, इसीलिए तो डायनेमिक ऑर्गेनेल है, घूमते रहता है, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ क्या मेंटेन करना है, कहाँ क्या कचरा आ गया निकालना है, कहाँ इन्वेडर्स आ गए उनको खा जाना है। इसलिए ये सेलुलर होम्योस्टैसिस यानी सेल के अंदर का जो वातावरण है, यानी सुटेबल वातावरण सेल के अंदर होना चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको लिविंग रहने के लिए, उसके सेल डिवीजन के लिए, ये सेल होम्योस्टैसिस है। उसके बाद मेटाबॉलिक रेगुलेशन। मेटाबॉलिक रेगुलेशन इसमें ही आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म, तो डाइजेशन का काम ये करता है, चूंकि डाइजेस्टिव बैग है इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करने का काम करता है। और अदर फंक्शन में आ जाएंगे, जैसे कुछ सिक्रीशन का काम भी करता है, जरूरत पड़ी तो सिक्रीट भी करता है, जरूरत पड़ी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयर भी करता है, कहीं कहीं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, वहां के सेल डैमेज हो रहे हैं, तो रिपेयर भी करने का काम करता है। तो इस तरह से ये अदर फंक्शंस में आ जाएंगे। तो इतने फंक्शन हैं आपके लाइसोसोम के। डाइजेशन, डाइजेस्ट किया हुआ कचरा जितना भी है या सेल के अंदर का कोई ऑर्गेनेल्स डैमेज हो गया, सारे कचरे को डिस्पोज करना, बाहर निकालना। आउटोफैगी, सेल अगर भूखा है, स्ट्रेस में है, खाना नहीं मिल रहा है, तो सेल के ही कुछ पार्ट्स को, प्रोटीन्स को खा करके और सेल को रिसाइकिल कर देना, रिन्यू कर देना, दैट इज आउटोफैगी। एंड एप्टोसिस, ये तो सेल डेथ हो गया, जब बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है सेल, ये डैमेज हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको डाइजेस्ट ही कर जाता है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस, ये WBC में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वहां पे ये WBC के साथ मिलकर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। ऐसे भी फैगोसाइट्स मींस WBC ही आपके दिमाग में आएगा।
तो हाँ, WBC में ही बहुतायत में लाइसोसोम पाए जाते हैं, एंड दैट इज फैगोसाइटोसिस, जो वहां पे फैगोसाइट्स के साथ मिलकर के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, या इन्वेडर्स को, बैक्टीरिया को, काउज ऑफ डिजीज जो भी है उन सबको खा जाता है। ये होम्योस्टैसिस सेल के अंदर सारा वाटर, सॉल्ट, पीएच सबको मेंटेन रखने का काम करता है, इसलिए ये डायनेमिक सेल ऑर्गेनेल है। मैं बार बार बोल रही, मेटाबॉलिक रेगुलेशन तो डाइजेशन हो गया, तो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा ही। अदर फंक्शंस में आपके आ जाएंगे सिक्रीशन, सेल मेम्ब्रेन रिपेयर, ये सारा काम भी ये करता है। या फिर कोई सेल अगर कैंसरस का ट्यूमर या कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन कर रहा है तो फिर उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये सारे अदर फंक्शंस में आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां पे इसका फंक्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग जरा सा देख लेते हैं। जैसे आप लोग याद कीजिए, एक तो फैगोसाइटोसिस हो गया, चलिए सही है। दूसरा है इन मेटामॉर्फोसिस। इन मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? कायांतरण। आप लोग को याद होगा कि फ्रॉग एग लेइंग एनिमल है, अंडा देता है, अंडे से टैडपोल निकलते हैं, टैडपोल जस्ट लाइक फिश दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेल भी होता है और उसमें गिल्स भी होते हैं। टैडपोल के फॉर्म में जब फ्रॉग होता है तो वो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, लेकिन फ्रॉग जब ये एडल्ट हो जाता है तो ना ही उसमें टेल होते हैं ना ही उसमें गिल्स होते हैं। वो दोनों कहाँ चले जाते हैं? वो दोनों को लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाते हैं, और डाइजेस्ट करके उस एनर्जी को टैडपोल से फ्रॉग में डेवलप होने के लिए लगा देता है। दैट इज आउटोफैगी। आउटोफैगी हो गया ना, उसके टेल को डाइजेस्ट कर लिया, उससे जो एनर्जी मिला, उसके गिल्स को डाइजेस्ट कर लिया, उससे जो एनर्जी मिला उसको फ्रॉग को डेवलप होने में लगा दिया। अच्छा, उसके बाद इन रिप्रोडक्शन थोड़ा सा, या इन फर्टिलाइजेशन। इन फर्टिलाइजेशन आप याद कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर में आप लोग तो पढ़े नहीं है, याद क्या कीजिएगा, स्पर्म के स्ट्रक्चर में इसके हेड रीजन को एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। और इसमें भी लाइसोसोम और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये एक्रोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एग का आउटर कवरिंग जो है इसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है, ताकि ये मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ जाकर फ्यूज कर सके। तो यहाँ पे भी ये डाइजेशन का काम करता है। एक तो टेल और गिल्स मेटामॉर्फोसिस में डाइजेस्ट कर गया फ्रॉग के टैडपोल का। दूसरा, ये स्पर्म के हेड रीजन में होते हैं जो कि ओवम के आउटर लेयर को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका फंक्शन लाइसोसोम का। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिर्फ कि फॉर्मेशन कैसे होता है लाइसोसोम का। थोड़ा सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहां बनता है? Hydrolytic enzymes are produced by endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहां बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको भी याद रखिएगा। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, तो ये बनता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वहां से कहाँ आ जाता है, वो तो गोल्गी बॉडी को दे देता है सारा एंजाइम्स। गोल्गी बॉडी में आके इसका प्रोसेसिंग होता है, और फिर वहां से जो वेसिकल्स या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है सिस्टर्नी के आउटर छोर से, उसके द्वारा ये लाइसोसोम में चला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, यहां से गोल्गी बॉडी में गया, और गोल्गी बॉडी से कहां गया, वेसिकल्स, वेसिकल से कहां गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम में चला गया। अब एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, याद कीजिए, लार्जर देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है जो गोल्गी बॉडी से निकला और वेसिकल्स लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया। तो ये वेसिकल्स जो है ये सिंगल ही लाइसोसोम फॉर्मेशन नहीं करता है, ये क्या करता है, एंडोसोम से जाके मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स प्लस एंडोसोम, इससे क्या बन गया, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए, लाइसोसोम। अब ट्रांसपोर्ट वेसिकल से बड़ा हो गया लाइसोसोम, क्योंकि इसके साथ एंडोसोम भी मिल गया। गोल्गी बॉडी से वेसिकल्स निकला तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और वो क्या लेके निकला, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लेके निकला, और ये जाके मिल गया एंडोसोम के साथ, और दोनों मिलकर के लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। तो इससे तो बड़ा हो गया ना, एंडोसोम के साथ मिल गया। अब आप कहिएगा एंडोसोम क्या है, एंडोसोम के लिए आपको याद करना पड़ेगा, बस मैं थोड़ा सा बता दे रही हूं, नहीं याद करने का मन हो नहीं याद कीजिएगा, 9th स्टैंडर्ड का इतना तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर लेकर के बाहर से मॉलिक्यूल्स आता है और वो वेसिकल्स के द्वारा अंदर भेजता है, वही वेसिकल्स होते हैं एंडोसोम्स। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स गोल्गी एपरेटस से निकला, और एंडोसाइटोसिस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल्स निकला, और दोनों मिलकर के आपस में लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका लाइसोसोम कंप्लीट। आज मैं इतना ही छोड़ रही, नेक्स्ट क्लास में, अभी तो बहुत बाकी है सेल ऑर्गेनेल्स में, आज इतना ही। ओके, थैंक्स।